हाय फ्रेंड्स, मैं राधे अग्रवाल। आज का मेरा ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो अपना मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने वो तमाम जानकारियां दी जिसके आधार पर कोई भी अपना छोटा और बड़ा मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस सेटअप कर सकता है। आज का ये खास वीडियो मैं सिर्फ इस बात को बताने के लिए बना रहा हूँ कि डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होता है, इसकी ज़रूरत कहाँ कहाँ पड़ती है और इसे कैसे बनाया जा सकता है। ये एक ऐसा रिपोर्ट होता है जिसमें आपका कंप्लीट बिजनेस आइडिया होता है, जिसका मुख्य रूप से जो ज़रूरत होता है वो तब होता है जब आप अपने प्रोजेक्ट को बैंक से फाइनेंस करवाना चाहते हैं, जब आप अपने प्रोजेक्ट के लिए लैंड का एप्लीकेशन देना चाहते हैं, या फिर आप अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड किसी भी दूसरे आदमी को अपने बिजनेस में जब शामिल करना चाहते हैं, तो वो आपके बिजनेस में तब शामिल होगा जब उसे यह लगेगा कि उसे आपके बिजनेस से जुड़कर कुछ प्रॉफिट होने वाला है। तो आपके बिजनेस से रिलेटेड जितने भी स्टेक होल्डर हैं वो ये जानना चाहेंगे कि आपका कंप्लीट बिजनेस आइडिया है क्या, आपका बिजनेस प्लान क्या है, आप अपने बिजनेस को कैसे एस्टेब्लिश करेंगे, कैसे मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस होगा, क्या क्या प्लांट मशीनरी यूज होगा, आपका जो फैक्ट्री होगा वो कहाँ सेटअप होगा, रॉ मटेरियल आप कौन कौन सा यूज करने वाले हैं, फिनिश प्रोडक्ट जो आपका होगा वो क्या क्या बनेगा, कितना कितना क्वांटिटी में बनेगा, मार्केट में जो वो सेल होगा उसका मार्केट प्राइस क्या होगा, आपका मार्केटिंग का स्ट्रेटेजी क्या होगा, और आपके बिजनेस का जो कंप्लीट है उसमें जो होने वाला प्रॉफिट है, जो प्रोजेक्टेड प्रॉफिट है आने वाला 4 से 5 साल में, वो कितना होगा। तो ये रिपोर्ट ये सारी चीज़ों को क्लियर करता है। हर नए एंटरप्रेनर को ये रिपोर्ट जरूर तैयार करना चाहिए। इससे दूसरे लोगों को अपना बिजनेस आइडिया समझाने के साथ साथ हमें खुद भी इस रिपोर्ट को तैयार करते करते काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। अपने बिजनेस आइडिया की क्लैरिटी आती है। हमें यह पता चलता है कि आने वाले दिनों में हमें अपने प्रोजेक्ट से कितना मुनाफा होगा या फिर कितना हानि होगा। किसी भी बिजनेस को प्लान करने के लिए सबसे पहले जो अपने दिमाग में जो बात आती है वो यह कि पैसा कहाँ से आएगा। तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि हमें अपने बिजनेस प्लान के लिए कितने पैसों की जरूरत है। पैसा जमीन के लिए, पैसा बिल्डिंग के लिए, पैसा रॉ मटेरियल के लिए, पैसा चाहिए मशीनरी के लिए। तो इन सब को मिला के हमें ये प्लान करना है कि टोटल कितना पैसा का जरूरत है, उसमें से कितना हम खुद लगा सकते हैं और कितना हमें बैंक से लोन लेना है। अब यदि हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट के कंटेंट की बात करें तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में हमें कम से कम इतनी जानकारियां जरूर देनी चाहिए। सबसे पहले आप ये बताइए कि प्रोजेक्ट का जो एग्जीक्यूटिव समरी है वो क्या है, कौन कौन लोग मिल करके इस बिजनेस को प्लान कर रहे हैं, प्रमोटर कौन कौन होंगे, उनका जो बैकग्राउंड है उसके बारे में बताइए, उनके वर्क एक्सपीरियंस को बताइए, उनका क्वालिफिकेशन को बताइए, उनका फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में आप बताइए। उसके बाद फिर नेक्स्ट आप बताइए कि आपका जो प्रोडक्ट है उसका बैकग्राउंड क्या है, वो किस इंडस्ट्रीज से है, आपका प्रोडक्ट कैसे मैन्युफैक्चर होगा, उसमें रॉ मटेरियल क्या लगेगा, उसका मार्केट में डिमांड क्या है, और क्यों इस प्रोजेक्ट को लगाना ज़्यादा बेनिफिशियल है कंपेयर टू अदर अवेलेबल प्रोडक्ट इन सेम इंडस्ट्रीज। उसके बाद आप फिर जानकारी दीजिए कि आपको अपने प्रोजेक्ट के लिए कितनी ज़मीन की आवश्यकता है, उसमें आप अपने बिल्डिंग का जो कंस्ट्रक्शन करेंगे उसका प्लान क्या होगा, कितने एरिया में आप फैक्ट्री सेटअप करेंगे, कितने एरिया में आप मशीन लगाएंगे, कितने एरिया में आप गोडाउन बनाएंगे जिसमें आप रॉ मटेरियल स्टोर करेंगे, जिसमें आप फिनिश प्रोडक्ट को स्टोर करेंगे, कितने एरिया में आप ऑफिस प्लान करेंगे, कितना एरिया आपको सिक्योरिटी के लिए चाहिए, कितना एरिया आपको और अदर पर्पस के लिए चाहिए।
इसको क्लियर अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट में मेंशन करें। इसके बाद आप रॉ मटेरियल से रिलेटेड जानकारी दें कि आपके प्रोडक्ट में कौन सा रॉ मटेरियल यूज़ होगा, कितना क्वांटिटी में यूज़ होगा, वो रॉ मटेरियल के सप्लायर्स कहाँ हैं, उस रॉ मटेरियल का प्राइस जो है वो क्या होगा, और भी रॉ मटेरियल से संबंधित जो भी ज़रूरी जानकारियाँ हों उसका डिटेल में आप अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट में शामिल करें। उसके बाद एक जो ज़रूरी एनालिसिस है वो यह टेक्नो कमर्शियल आपका जो प्रोजेक्ट है वो वाइबल है कि नहीं, आपका जो प्रोजेक्ट में जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसका जो टेक्नोलॉजी है वो कमर्शियली वाइबल है कि नहीं, कौन सा टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर रहे हैं और उसका कॉस्ट आपका क्या आएगा, इसका एनालिसिस बिल्कुल अच्छी तरीके से करें और क्लियरली इस एनालिसिस को अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट में शामिल करें। कैपेसिटी, आपके प्लांट का कैपेसिटी क्या होगा, कितनी मात्रा में प्रोडक्शन होगी, अलग अलग सालों में कितना प्रोडक्टिविटी आप यूज़ करेंगे। कैपेसिटी और प्रोडक्टिविटी का सही जानकारी आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट में शामिल करें। पोल्यूशन, आप जिस प्रोडक्ट को बनाना चाहते हैं उस प्रोडक्ट को बनाने के दौरान कितनी मात्रा में पोल्यूशन फैलने के चांसेस है। अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट आप बनाना चाहते हैं जिसमें पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा है तो उस पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए आप कौन कौन से पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट का यूज़ करने वाले हैं। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से आप पोल्यूशन क्लियरेंस सर्टिफिकेट किस तरह से लेने वाले हैं। ये एक बहुत ही अहम टॉपिक है किसी भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट का, क्योंकि हमें तब तक अपने प्रोजेक्ट को एस्टेब्लिश करने का जो क्लियरेंस नहीं मिलता है जब तक हम अपना प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से है उससे अपने प्रोजेक्ट को वहाँ से अप्रूवल नहीं करवा लेते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है कि हम पोल्यूशन कंट्रोल किस तरह से करने वाले हैं, तब जबकि हम किसी ऐसे प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे हो जिसमें पोल्यूशन ज़्यादा मात्रा में होने का चांसेस है। वास्ट जो जनरेट होगा हमारे प्रोजेक्ट में उसे हम किस तरह से डिस्पोज करेंगे, उसकी सारी जानकारी हमें अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट में शामिल करनी चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो होगा उसका फ्लो चार्ट क्या है, कितने प्रोसेस में रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में कंप्लीट हो जाएगा, हर प्रोसेस का क्या क्या उसके एक्टिविटी है, इसको हमें क्लियरली फ्लो चार्ट बना करके बताना चाहिए। जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे कि पानी का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन हो, रॉ मटेरियल है, मेन पावर है, तो इन सारी चीज़ों का जो व्यवस्था है हम कहाँ से करेंगे, किस तरह से करेंगे, इन सारी बातों को अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट में शामिल करना चाहिए। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के बारे में आप बताइए, आप अपने प्रोडक्ट को किस तरह से अपने कंज्यूमर तक पहुंचाएंगे, आपका मार्केटिंग का स्ट्रेटेजी क्या होगा, किस तरह से आप डे टू डे अपने सेल को बढ़ा सकते हैं। जितना प्रोडक्शन आपके फैक्ट्री में होगा वो सारा का सारा जो गुड्स है वो कैसे आप सेल कर सकेंगे, आपका मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्लियर अपने प्रोजेक्ट में आप उसको बताइए। स्वोट एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्वोट एनालिसिस, क्या आपके स्ट्रेंथ है, क्या आपके वीकनेस है, क्या अपॉर्चुनिटी है आपके प्रोजेक्ट को लेके करेंट सिचुएशन में, क्या थ्रेट है, क्या स्ट्रगल ऐसा है जो आपके प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचा सकता है। इन सारी बातों का क्लियर विश्लेषण करें और इसे अपने रिपोर्ट में शामिल करें। इम्प्लीमेंटेशन शेड्यूल, जिसमें आप यह बताएं कि कैसे आपका जो स्टेप बाय स्टेप प्रोजेक्ट
कंप्लीट होगा, आपको कब ज़मीन मिलेगा, कब आपका जो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट होगा, बैंक से लोन आपको कितने दिनों में मिल जाएगा, मशीनरी आपका कितने दिन में स्टार्ट हो जाएगा, पूरा का पूरा प्रोडक्शन स्टार्ट होने में कितना समय लगेगा, इसका आप एक एनालिसिस कीजिए और एक चार्ट बनाइए, जिससे देखने वाले को ये समझ में आए कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो कितने दिनों में पूरी तरह से सेटअप हो जाएगा। तो ये कुछ बेसिक जानकारियां हैं जो जिसे आपको अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट में शामिल करनी चाहिए। उसके बाद जो है वो फाइनेंशियल एनालिसिस, आपके कंप्लीट बिजनेस आइडिया का इन डेप्थ फाइनेंशियल एनालिसिस, जिससे यह पता चलेगा कि आपका प्रोजेक्ट फाइनेंशियली वाइबल है या नहीं, इस प्रोजेक्ट को करना चाहिए या नहीं, इससे मुनाफा होगा या नहीं, इससे आप बैंक से लिए गए लोन को समय से वापस कर सकेंगे या नहीं, इससे आप अपने क्रेडिटर्स को टाइम से पेमेंट कर सकेंगे या नहीं। इन सारी बातों का एक विस्तृत एनालिसिस जो कि फाइनेंशियल एनालिसिस होता है। फाइनेंशियल एनालिसिस से रिलेटेड कुछ जरूरी एनेक्सर आप बनाएं। एक एक करके अगर हम लोग देखें तो उसमें सबसे पहले आप ये लगाइए समरी रिपोर्ट, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर और अदर जितने भी एनेक्सर जो है वो आप उसका कैलकुलेशन कीजिए और उसको अपने फाइनेंशियल एनालिसिस में शामिल कीजिए। एक एक करके आइए हम लोग देखते हैं समरी रिपोर्ट क्या होता है। समरी रिपोर्ट की अगर हम लोग बात करें तो इसमें आपके जो बिजनेस का जो प्लान है वो सारा का सारा प्लान इसमें क्लियर मेंशन होता है कि आप किस चीज़ का बिजनेस करना चाहते हैं। जैसे ये एक प्रोजेक्ट है थर्माकोल डिस्पोजल प्रोडक्ट्स का, जिससे कि थर्माकोल का जो सीट होता है उससे थाली, प्लेट या दोना बनाया जा सकता है एज पर रिक्वायरमेंट, एज पर डिमांड। इसमें जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो कितना है और सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या होगा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए कितना पैसा का जरूरत है, वर्किंग कैपिटल के लिए कितना पैसा का जरूरत है, टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट अपना कितना आ रहा है, और ये जो 36 लाख रुपया का जो प्रोजेक्ट कॉस्ट आ रहा है ये पैसा कहाँ से आएगा, कितना हम खुद लगाएंगे, कितना बैंक से लोन लेंगे। ब्रेक इवन एनालिसिस जो कि यह बताता है कि मिनिमम कितना हम लोग सेल कर सके तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो नो प्रॉफिट और नो लॉस में रहेगा। इनिशियल ईयर में हम लोग जो अपना प्रोडक्टिविटी है उसका कितना परसेंट यूटिलाइज कर सकते हैं। पे बैक पीरियड क्या होगा, जिसका मतलब यह होता है कि हमने जो पैसा लगाया है वो कितने समय में हमें रिटर्न मिल जाएगा। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जिससे ये डिसीजन लेने में हमें आसानी होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम कितना इंटरेस्ट रेट में बाहर वालों से पैसा ले सकते हैं। अगर हमारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 33% है तो इसका मतलब यह है कि हमारा प्रोजेक्ट 33% सालाना की दर से हमें प्रॉफिट दे रहा है। इसका मतलब यह है कि हम मैक्स टू मैक्स 33% तक बाहर वालों से लोन ले सकते हैं। दूसरा क्या है कि प्रोडक्ट का बेसिक डिटेल, प्रोडक्ट का बेसिक डिटेल में क्या क्या होगा कि हम रॉ मटेरियल क्या क्या यूज़ करने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इस प्रोजेक्ट का जो रॉ मटेरियल है वो जो फोम का जो थर्माकोल का सीट आता है जिसे ईपीएस और पीपी सीट कहा जाता है वो है, और उस रॉ मटेरियल का जो मार्केट प्राइस है वो क्या है ये अपने को बताना है। फिनिश गुड्स क्या क्या बनेगा, कितना परसेंटेज में बनेगा, और उस फिनिश गुड्स का जो मार्केट में रेट होगा वो क्या होगा। आप देख सकते हैं यहाँ जो फिनिश गुड्स है वो थाली, प्लेट, दोना,
में बन रहा है और कुछ स्क्रैप निकल रहा है। तो कितनी मात्रा में कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, कितना स्क्रैप निकल रहा है और वो प्रोडक्ट मार्केट में किस रेट में बिकेगा, ये हमें अपना जो समरी शीट है उसमें शामिल करना है। उसके बाद जो इंस्टॉल कैपेसिटी होगा प्लांट का वो कितना होगा, पर आवर रॉ मटेरियल कितना यूज होगा। प्रोजेक्ट रिपोर्ट नॉर्मली 5 ईयर का प्रपोज्ड बनता है, जिसमें हमें ये बताना होता है कि हर साल हम अपने कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कितना परसेंट तक कर सकते हैं। इनिशियली ये कम होता है, धीरे धीरे फिर वो 90 या 100% तक पहुंच जाता है। रॉ मटेरियल का रिक्वायरमेंट कितना होगा आने वाले सालों में, ये हमें बताना है। उसके बाद रिवेन्यू कितना हमें पैसा आएगा हर साल अलग अलग प्रोडक्ट को बेचने से। अगर कुछ वेस्टेज निकल रहा है तो वेस्टेज को बेचने से क्या पैसा आएगा। तो इससे ये पता चल रहा है कि टोटल अपने को कितना रेवेन्यू हो रहा है। उस रेवेन्यू में जो अपना रॉ मटेरियल है और जो कन्वर्सन कॉस्ट है, साथ ही साथ जो भी ऑपरेटिंग एंड सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है उसको कैलकुलेट करें और अपने रेवेन्यू से इन सारे खर्चों को, साथ ही साथ फिक्स एसेट्स का डेप्रिसिएशन को, बैंक लोन पर लिए गए पैसे पर जो इंटरेस्ट लगने वाला है उसको, और जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर अपना है, जो कि व्यापार शुरू करने से पहले अपना जो कैपिटल एक्सपेंसेस हुआ था उसको अपने बिजनेस शुरू करने के बाद एक फिक्स्ड पीरियड में, जो कि 5 साल का होता है, इक्वल रेशियो में हम लोग उसको खर्चा मान लेते हैं। तो रॉ मटेरियल कन्वर्सन कॉस्ट, ऑपरेटिंग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस जो है, डेप्रिसिएशन है, इंटरेस्ट है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर है, इन सारे खर्चों को अपने रेवेन्यू से हम जब माइनस करेंगे तो हर साल अपने को कितना नेट प्रॉफिट होगा वो पता चलेगा। जैसे कि इसमें पहला साल में 7 लाख रुपया का, फिर 14 लाख रुपया का, फिर 20 लाख रुपया का प्रॉफिट हो रहा है, आप देख सकते हैं। फिर 21 लाख रुपया और 5वें साल में 23 लाख रुपया का मुनाफा जो भी इनके ओनर हैं उनको होगा। तो ये एक समरी शीट है जिसमें हमारा जो बिजनेस प्लान है वो क्लियर पता चल रहा है। कोई भी अगर हमसे पूछता है कि हाँ भाई आप क्या करना चाहते हैं, तो ये समरी शीट अपने आप में सारा कहानी बताएगा कि हाँ हमारा बिजनेस प्लान ये है, हम इस चीज को बनाना चाहते हैं, इसमें इतना प्रोजेक्ट कॉस्ट लगेगा, सोर्स ऑफ फाइनेंस जो फंड का अरेंजमेंट होगा हम इस तरह से करेंगे, अपने जो प्रोजेक्ट का जो ब्रेक इवन होगा वो कितना होगा, पे बैक पीरियड कितना होगा, आईआरआर कितना होगा, रॉ मटेरियल कौन कौन सा और किस कॉस्ट में आएगा, जो फिनिश गुड्स होगा उसमें हम कौन कौन सा प्रोडक्ट बनाएंगे, कितनी क्वांटिटी में बनाएंगे और वो कितने रेट में बिकेगा। ओवरऑल हमारा जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होगा वो कितना होगा, रॉ मटेरियल के लिए अपने को कितना पैसा का जरूरत होगा, टोटल रिवेन्यू हर साल कितना जनरेट होगा और उस रिवेन्यू में जो खर्च होगा वो हर साल कितना होगा, और सारे खर्चों को काटने के बाद हमारा जो प्रपोज्ड प्रॉफिट है आने वाले सालों में वो कितना होगा। तो इस रिपोर्ट से कोई भी आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड डिसीजन लेने में आसानी होगी, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो लैंड का एप्लीकेशन हो, या फिर और कोई भी स्टेक होल्डर हो। अगर इसको अब हम लोग थोड़ा डिटेल में समझें, जो कि हमें अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट में अलग अलग एनेक्सर के रूप में देना है। लैंड एंड बिल्डिंग, हमें कितनी ज़मीन की ज़रूरत होगी, उसका क्या कॉस्ट आएगा, और उस ज़मीन का जो डेवलपमेंट कॉस्ट होगा, उस ज़मीन पर जो बिल्डिंग का जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होगा वो अलग अलग यूनिट में कितना आएगा, ये हमें दिखाना बेहद ज़रूरी है। तो टोटल लैंड एंड बिल्डिंग में क्या कॉस्ट आएगा इसे आप बताइए,
प्लांट एंड मशीनरी के बारे में बताइए कि आपको प्रोडक्शन के लिए किस प्लांट मशीनरी की ज़रूरत है। जब आप प्लांट मशीनरी के सप्लायर से मिले तो उसका कोटेशन भी ले लें। बिना मिले आप मेल पर भी मंगा सकते हैं, जिससे कि आपको पता चलेगा कि जो आपको मशीन की ज़रूरत है उस मशीन का कॉस्ट क्या आएगा। उस कॉस्ट में आप जो मशीन का ट्रांसपोर्टेशन है, पैकिंग और टैक्स जो लगने वाला है उसको भी जोड़ दें, जिससे कि आपका टोटल प्लांट और मशीनरी का कॉस्ट पता चलेगा। नेक्स्ट फिर आप दिखाएं कि आपका जो प्री ऑपरेटिव एक्सपेंसेस है, जो कि व्यापार शुरू करने के पहले का खर्च होता है, जिसमें आप देख सकते हैं क्या क्या आएगा। जो प्रोजेक्ट प्रिपरेशन फीस है, जब आप कंसल्टेंट से अगर प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसके लिए वो फीस लेता है। मार्केट रिसर्च है, कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन का खर्च है, एसएमई का रजिस्ट्रेशन का खर्च है, एनएसआईसी का अगर कुछ है, कमर्शियल टैक्स, वेट है, सीएसटी है, एक्साइज है, अब जीएसटी आने वाला है। तो ये इन सब रजिस्ट्रेशन में जो खर्च होता है, इनकम टैक्स का रजिस्ट्रेशन का, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, पोल्यूशन क्लियरेंस, शॉप एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन, फैक्ट्री रजिस्ट्रेशन, बैंक लोन का जो प्रोसेसिंग चार्जेस होता है, इसके अलावा भी अगर कोई प्री ऑपरेटिव एक्सपेंसेस है तो उन सब को जोड़ करके आप एक सीट जो प्री ऑपरेटिव एक्सपेंसेस का है उसका बनाएं। नेक्स्ट फिर आप यूटिलिटीज में जो खर्च आना है, पावर जो आपका कनेक्शन है कितने लोड का है और हर महीना कितना यूनिट जो एक्सपेक्टेड यूनिट है आपका खर्च आएगा, और पर यूनिट रेट के हिसाब से जो आपका जो बिजली का बिल है, पावर कनेक्शन का जो बिल है वो कितना आएगा, इसका एक सीट आप बनाएं। हर महीना का जो कैपेसिटी, हर साल का जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के हिसाब से आपका टोटल पावर कनेक्शन का जो बिल आएगा उसे आप एक एनेक्सर में शो करें। उसके बाद फिर मेन पावर रिक्वायरमेंट में आपको अलग अलग में ये दिखाना है कि आपको स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड, साथ में अगर आपको गार्ड का ज़रूरत है, अलग अलग तरह का जो मेन पावर है कितना आपका रिक्वायरमेंट है। हर तरह के मेन पावर को आप सैलरी कितना देंगे, उस हिसाब से आपको टोटल कितने मेन पावर की ज़रूरत है और टोटल कितना सैलरी आप उन्हें पे करने वाले हैं। बेनिफिट सालाना ऑन एन एवरेज 10 से 15% देना ही होता है, तो इसे भी आप अपने टोटल सैलरी में लोड करें, जिससे कि आपका वो एक अमाउंट आएगा जो कि मेन पावर के ऊपर खर्च आने वाला है। इससे आपको पता चलेगा कि एनुअल आपको कितना सैलरी देना है, तो मेन पावर में क्या खर्च आने वाला है इसका एक सीट आप जरूर बनाएं। उसके बाद फिर जो है कंज्यूमेबल स्टोर्स, जिसमें कि डे टू डे जो प्रोडक्शन में जो यूज़ होता है, जैसे कि अगर आप पैकिंग मटेरियल को देखें जिसमें कार्टून आ गया, पैकिंग मटेरियल आ गया, मशीन को चलाने के लिए ग्रीस है, लुब्रिकेंट्स है, हार्डवेयर आइटम है, स्पेयर आइटम्स है। तो एक आप कंज्यूमेबल आइटम का डिटेल दीजिए कि आपका जो प्रोजेक्ट है उसमें कंज्यूमेबल आइटम क्या क्या लगने वाला है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस में क्या खर्च आएगा, जो आपका बिल्डिंग का कॉस्ट रहेगा, जो आपका प्लांट एंड मशीनरी का कॉस्ट रहेगा, उस पर एक अनुमानित प्रतिशत के आधार पर आप अपना जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस का है वो खर्च को शो कर सकते हैं। उसके बाद जो जरूरी जो एनालिसिस है वो है कि जो प्रोजेक्टेड रिवेन्यू जो डिटेल है उसका आप एक एनालिसिस कीजिए, प्रोजेक्टेड रिवेन्यू कैसे निकलेगा। तो उसमें आपको दिखाना होगा कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कितने तरह का प्रोडक्ट है, उसके अलावा अगर कुछ स्क्रैप है तो उसको भी आप दिखाइए, कितनी क्वांटिटी में आपका प्रोडक्ट है, कितनी क्वांटिटी में स्क्रैप है, और इनका जो सेल प्राइस होगा वो हर साल कितना होगा। तो उस बेसिस पर आपका जो टोटल है रिवेन्यू है वो उसका कैलकुलेशन आप कीजिए। और साथ ही साथ जब रिवेन्यू का जब कैलकुलेशन करें तो हमें ये ध्यान रखना जरूरी है कि 365 दिन जो प्रोडक्शन है वो नहीं होगा। मैक्सिमम आप 300 दिन का ही प्रोडक्शन डे मान करके चलिए, और हर दिन आपके यहाँ कितना रॉ मटेरियल का जो यूज़ होगा उस बेसिस पर आप टोटल रिवेन्यू का डिटेल कैलकुलेट कीजिए।
उसके बाद जो नेक्स्ट एनेक्सर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एनेक्सर है, जिसमें आपका टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट और सोर्स ऑफ फाइनेंस बताना है। प्रोजेक्ट कॉस्ट में आपको दो चीज दिखाना है कि आपका कैपिटल कॉस्ट कितना होगा और वर्किंग कैपिटल के लिए आपका रिक्वायरमेंट कितना है। कैपिटल कॉस्ट में आपका जो आएगा लैंड का वैल्यू आएगा, सिविल वर्क और जो लैंड डेवलपमेंट का कॉस्ट आएगा वो आएगा। लैंड बिल्डिंग के बाद नेक्स्ट आपका जो मशीनरी इक्विपमेंट का जो कॉस्ट आएगा उसे भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट में शामिल किया जाएगा। अगर कोई प्री ऑपरेटिव एक्सपेंसेस है उसे भी आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट में शामिल करें। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट में लैंड, बिल्डिंग, मशीन एंड इक्विपमेंट और प्री ऑपरेटिव एक्सपेंसेस को आप शामिल करें, जिससे पता चलेगा टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना होना है। वर्किंग कैपिटल के लिए रॉ मटेरियल आपको कितने दिनों का जो मिनिमम है वो रिक्वायरमेंट है, उस कॉस्ट को शामिल करें। फिनिश गुड्स कितने दिनों के लिए आपका जो पैसा है वो मार्केट में फंस जाता है उसको शामिल करें। अपने जो मेन पावर के लिए जो सैलरी का जो पेमेंट करना है वो वो भी शुरू में आपको मतलब प्रोजेक्ट कॉस्ट में ही शामिल करना होगा, कम से कम 1 महीने के लिए, और 1 महीना का कंज्यूमेबल स्टोर। तो ये सारा चीज जो है वो वर्किंग कैपिटल में आएगा। जब हम टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट और वर्किंग कॉस्ट को जब जोड़ देंगे तो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट कितना आएगा वो हमें पता चलेगा। अपने को 36 लाख रुपया का जरूरत है इस प्रोजेक्ट को लगाने के लिए। अब हमें ये बताना है कि इसमें से हम खुद कितना लगा सकते हैं। अगर हमारी क्षमता 10 लाख रुपया लगाने तक है तो फिर हमें बैंक से बाकी का पैसा लोन लेना होगा। नॉर्मल ये जो स्टैंडर्ड जो रेशियो है वो ये माना जाता है कि कम से कम जो ओनर है उसे 25% पैसा लगाना चाहिए। अगर हम 25% पैसा लगा रहे हैं तो फिर 75% पैसा आसानी से हमें बैंक से या अदर जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है मार्केट से पैसा उठा सकते हैं। ऑल्दो अभी बहुत सारी ऐसी योजनाएं सरकार की है जिसमें अगर अपने पास पैसा ना भी हो तो भी हम पूरा का पूरा पैसा बैंक से ले सकते हैं बिना किसी मॉर्गेज, बिना किसी सिक्योरिटी के। तो उन स्कीम की चर्चा मैं दूसरे वीडियो में करूंगा। अभी प्रोजेक्ट रिपोर्ट को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। नेक्स्ट आप एक शेड्यूल ईएमआई का लगाइए कि आपने जो लोन बैंक से लिया है, अगर 26 लाख रुपया का लोन लिए हैं 15% ब्याज दर से 5 सालों के लिए, 60 महीने के लिए, तो हमारा ईएमआई का जो शेड्यूल होगा वो क्या होगा, हर महीना कितना ईएमआई होगा, उस पर क्या इंटरेस्ट रहेगा, कितना प्रिंसिपल रहेगा और कितना बैलेंस रहेगा। तो ये इस तरह से आप देख सकते हैं कि 60 महीना में अपना जितना भी लोन है वो सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। तो ईएमआई का भी एक आप एनेक्सर जरूर बनाएं। नेक्स्ट फिर है कि डेप्रिसिएशन, जो हमारा फिक्स एसेट्स है उस पर हर साल कितना डेप्रिसिएशन आ रहा है इसका एक शेड्यूल बनाएं। जमीन पर कोई भी डेप्रिसिएशन नहीं होता है। उसके अलावा जितना भी फिक्स एसेट्स है, चाहे वो बिल्डिंग हो या फिर मशीन एंड इक्विपमेंट हो, उस पर एक नोशनल इंटरेस्ट रेट से आप डेप्रिसिएशन चार्ज करें, उसका WDV निकालें और इस आधार पर एक आप देख सकते हैं इस तरह से एक डेप्रिसिएशन का चार्ट बनाएं जिसमें आप ये दिखा सकते हैं कि आपका हर साल का ओपनिंग बैलेंस जो फिक्स एसेट्स का वो कितना है, हर साल कितना का डेप्रिसिएशन आपने चार्ज किया और जो उसके बाद जो क्लोजिंग बैलेंस है वो आपके फिक्स एसेट्स का ईयर टू ईयर कितना बच रहा है। उसके बाद आपको जो दिखाना है वो प्रॉफिटेबिलिटी एस्टिमेट कि आने वाले सालों में आपको कितना प्रॉफिट होने वाला है। इसके लिए आप हर साल का कुछ ये एनालिसिस करें कि कितने साल में कितने दिन आपका जो प्रोडक्शन चलेगा, कितने शिफ्ट में प्रोडक्शन चलेगा और जो प्रोडक्टिविटी का कितना आप परसेंटेज जो है यूटिलाइज करेंगे ईयर टू ईयर और वो किस तरह से ग्रो करेगा। तो टोटल सेल कितना होगा ये पीछे हमने देखा रिवेन्यू एनालिसिस में। अब इसमें आपका जो भी खर्च होने वाला है, ठीक है, उन सारे खर्चों को आप यहाँ पर लेस कर दें। जो खर्च है उसमें मुख्य रूप से जो खर्च आता है रॉ मटेरियल है, पावर एंड फ्यूल है, सैलरी है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है,
पोस्टेज एंड टेलीग्राम है, इंश्योरेंस चार्जेस है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस है, कंज्यूमेबल स्टोर्स है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है। तो इन सारे खर्चों को जब आप सेल से माइनस कर देंगे तो आपका जो प्रॉफिट आएगा वो बिफोर इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन आएगा। उसके बाद फिर आप डेप्रिसिएशन माइनस करें, इंटरेस्ट माइनस करें, और प्री ऑपरेटिव अगर कोई एक्सपेंसेस है तो उसको भी आप माइनस करें। इसके माइनस करने के बाद आपका जो नेट प्रॉफिट जो जनरेट होगा आपके बिजनेस में वो आपको पता चल सकेगा। उसके बाद एक्सपेक्टेड कि आप अगर बिजनेस कर रहे हैं लाभ कमाने के लिए तो हर साल आप उस लाभ का कितना परसेंट हिस्सा विड्रॉ कर लेंगे, जिसे कि कंपनी में डिविडेंड भी बोला जाता है, जो कि मालिकों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। अगर सोल प्रोप्राइटर अगर आप खुद अकेला मालिक है तो आप ये शो करें कि कितना आप अपने प्रॉफिट को विड्रॉ कर लेंगे और कितना उस बिजनेस में री इन्वेस्ट कर देंगे, रिजर्व के रूप में रखेंगे, और फिर आगे आने वाले दिन में उसे री इन्वेस्ट कर देंगे। तो हर साल आपका जो क्युमुलेटिव रिजर्व है, जो कमाया हुआ प्रॉफिट जो री इन्वेस्ट हो रहा है बिजनेस में, वह पता चलेगा। इससे यह भी पता चलता है कि आप अपने जो बैंक लोन है उसको कितनी आसानी से रीपे कर पाएंगे, अपने जो क्रेडिटर्स का है उसको कितना टाइमली पेमेंट कर पाएंगे। तो प्रॉफिटेबिलिटी एस्टीमेट बिल्कुल सही तरीका से इसका एनालिसिस करें और उसके बाद फिर एक आप प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट तैयार करें अपने प्रोजेक्ट का, जो कि कम से कम 5 सालों का हो। इसमें आपको मुख्य रूप से यह बताना है कि आपका जो सोर्स ऑफ फंड है वो क्या है। सोर्स ऑफ फंड में शेयर कैपिटल में आपको ये दिखाना है कि आप अपना कितना पैसा लगा रहे हैं और जो बिजनेस से जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितना है, अमाउंट पर्सनल यूज़ के लिए, घर के खर्चे के लिए विड्रॉ करने के बाद कितना प्रॉफिट है जिसे आप फिर से री इन्वेस्ट कर दे रहे हैं, बैंक से कितना आपने लोन लिया, और आज के समय में आपका जो बिजनेस है वो कितने का है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं 10 लाख रुपया जो अपने शेयर कैपिटल लगाएं और 7 लाख रुपया का फायदा हुआ, जिसमें अगर 3 लाख रुपया हम लोग निकाल लिए तो 3,59,000 रुपया फिर से वो मेरा लाभ जो हुआ वो बिजनेस में री इन्वेस्ट हो गया। 22 लाख रुपया का लोन है। इस तरह से हमारा जो बिजनेस है वो आज के डेट में फर्स्ट ईयर इन होने के बाद 36,27,000 रुपया का है, जो कि ईयर टू ईयर प्रॉफिट री इन्वेस्ट होने के कारण बढ़ता चला जाएगा। 38 लाख, 44 लाख, 48 लाख, 53 लाख। साथ ही साथ ये भी बताना है बैलेंस शीट में कि ये पैसा जो है वो कहाँ लगा हुआ अपने बिजनेस में। फिक्स एसेट्स में कितना पैसा लगा हुआ है, 20 लाख रुपया का अपने फिक्स एसेट्स लिए थे, लैंड लिए थे, बिल्डिंग लिए थे, मशीनरी लिए थे, उसमें कितना डेप्रिसिएशन हुआ, और उसके बाद फिर नेट फिक्स एसेट्स कितना का है, इन्वेंट्री में मेरा स्टॉक कितना रखा हुआ है, ट्रेड जो रिसीवेबल है, जो फिनिश गुड्स हम लोगों ने बेचा मार्केट में, कितना पैसा मार्केट में फंसा हुआ है, कंज्यूमेबल स्टोर कितना का है, और अपने पास नकद कितना है। तो इस तरह से इन सारी बातों को दिखाकर आप अपना जो प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट है वो रेडी करें, जो कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एनालिसिस होता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना बहुत ही जरूरी है, जिससे हमें यह पता चलता है कि पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है, कहाँ कहाँ से कैश आया साल भर में, और किस किस कामों में मेरा जो कैश है वो यूटिलाइज हुआ, और एंड ऑफ द ईयर कितना कैश अपने पास बचा रहा। यह एनालिसिस हर साल के लिए हमें करना होगा, जिससे हमें पता चलेगा कि एंड ऑफ द ईयर कितना पैसा अपने पास कैश बचा हुआ है, और इससे लिक्विडिटी का जो कितना स्ट्रेंथ है अपने बिजनेस में वो पता चलता है। साथ ही ये भी पता चलता है कि ज़रूरत से ज़्यादा पैसा तो अपने पास कैश में अनयूज्ड पड़ा हुआ नहीं है, जिस पर हमें माने जो मुनाफा हम लोग कमा सकते थे वो नहीं कमा पा रहे हैं। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो डिटेल है वो आप अच्छा तरीका से इसका एनालिसिस करके ये रेडी करें कि कहाँ कहाँ से आपको बिजनेस में पैसा आ रहा है हर साल, और किन किन कामों में आपका जो कैश है वो यूज हो रहा है। ब्रेक इवन एनालिसिस, जो नेक्स्ट एनालिसिस है आपका वो ब्रेक इवन एनालिसिस होगा,
ब्रेक इवन एनालिसिस से हमें यह पता चलता है कि कम से कम हम लोग कितना सेल कर दें एक साल में कि अपने को नुकसान ना हो। इसका मतलब यह है कि मिनिमम अपने को उतना सेल करना है कि उस सेल से होने वाला प्रॉफिट से हमारा जो फिक्स्ड कॉस्ट है, जो कि हर साल लगना ही लगना है, जो फिक्स्ड ओवरहेड है जो कि हर साल लगना ही लगना है, उसको हम लोग मीट कर सके। फिक्स्ड ओवरहेड में मेनली जो अपना आता है सैलरी है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस है। अगर रेंट पर हम लोग कुछ बिल्डिंग्स वगैरह ले करके रखे हैं तो वो खर्चा भी अपना फिक्स्ड कॉस्ट में आता है। तो इस तरह से आप एक अपना जो ब्रेक इवन एनालिसिस का है वो रिपोर्ट तैयार करें, जिससे आपको मिनिमम सेल पता चल सकेगा कि हाँ मिनिमम हमने को इतना सेल जरूर करना है जिससे कि बिजनेस में नुकसान ना हो। उस सेल से जब आप ऊपर जाएंगे तो आपको प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद फिर एक पे बैक पीरियड इसका एक एनालिसिस जरूर करें, जिससे ये पता चलेगा कि हम लोगों ने जो पैसा बिजनेस में लगाया था बिजनेस शुरू करते समय वो पैसा हमें कितने दिनों में वापस मिल जाएगा। कि अगर हम लोगों ने 21 लाख रुपया लगाया था, चाहे वो अपना हो या फिर लोन ले करके हो, तो वो पैसा अपने को कितने दिनों में वापस आ जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं इस रिपोर्ट में ये पता चलता है कि 3 साल 4 महीने में जो भी हम लोगों ने इनिशियली इन्वेस्ट किया था वो 3 साल 4 महीने में वो पूरा का पूरा पैसा हमें वापस आ जाएगा। साथ ही एक इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जिसे आईआरआर कहा जाता है, प्रोजेक्ट का आईआरआर जानना बहुत जरूरी है, जो कि यह बताता है कि हम लोग एक्चुअल में किस रेट से हमारा प्रोजेक्ट हमें प्रॉफिट अर्न करके दे रहा है। जो पैसा हम लोगों ने लगाया उस पर किस रेट से हमारा इंटरनली जो है वो रिटर्न जनरेट हो रहा है। यह रिटर्न आईआर का जो रेट होता है ये हर तरह का डिसीजन लेने में हमें सहयोग करता है, सपोर्ट करता है, चाहे वो बैंक लोन हो या फिर अदर किसी तरह का जो फाइनेंशियल डिसीजन हो उसमें हमें मदद करता है। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि जो फाइनेंशियल एनालिसिस अपने करना है प्रोजेक्ट रिपोर्ट का, उसमें एक आप ऐसा समरी रिपोर्ट तैयार करें जो कि जिसमें सारा कुछ समझ में आ सके कि हम किस चीज़ का बिजनेस करना चाहते हैं और फाइनेंशियली वो हमें आने वाले 5 सालों में क्या प्रॉफिट या लॉस उससे होने वाला है, और बाकी का सारा डिटेल ये आप जरूर दें। मैं अपने एक क्लाइंट के लिए एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया था, तो मैं यहाँ नीचे जो लिंक है उसमें ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट अटैच कर दूंगा। आप चाहे तो इसे आप देख सकते हैं, जिसमें सारा डिटेल दिया गया है कि क्या क्या अपने को प्रोजेक्ट रिपोर्ट में डिटेल देना चाहिए। और भी जितना अभी मैंने आपसे डिस्कस किया, चाहे वो प्लांट मशीनरी के लिए हो, लैंड बिल्डिंग के लिए हो, और या फिर जितना भी फाइनेंशियल एनालिसिस है वो सारा कुछ इसमें शामिल है। तो मैं इसे इसका जो लिंक है वो नीचे आपको आपके हेल्प के लिए दे रहा हूँ, आप इसको देख सकते हैं। और ये सारा डिटेल उसमें है, सारा फॉर्मेट है एक्सेल का। आप सिर्फ उसमें डाटा अपना फीड करेंगे तो वो रिपोर्ट जनरेट हो जाएगा। समरी में भी वो खुद ब खुद वहाँ से लिंक हो जाएगा और आपका समरी शीट रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी बिजनेस का जो है वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। तो अपने बिजनेस को, अपने जो आइडिया को उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से प्लान करें और उसे मूर्त रूप में लाने के लिए, अपने बिजनेस को सक्सेसफुली चलाने के लिए सारी चीज़ों को अच्छा से रिसर्च करें, समझें और फिर अपना एक बिजनेस प्लान तैयार करें। और उसके बाद फिर ये एक रिपोर्ट आप या तो खुद से बना लीजिए, या अगर आपको किसी के हेल्प की ज़रूरत है, एक्सपर्ट के हेल्प की ज़रूरत है, तो फिर आप जो एक्सपर्ट होते हैं जो उनसे आप कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो आपको बनाना ही होगा, जो कि आपके मतलब प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने में, या फिर अगर ज़मीन के लिए आप कहीं आवेदन दे रहे हैं तो उसके लिए बेहद ही ज़रूरी होता है। मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस को एस्टेब्लिश करने से रिलेटेड
मेरे आने वाले सारे वीडियो को अपने इनबॉक्स में प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। अगर आपके मन में कोई सवाल हो जो आप जानना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। इसे उन सभी लोगों के साथ शेयर करें जो अपना मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, और बाकी की चीज़ों को मैं आने वाले अपने वीडियो में बताता रहूँगा। सो थैंक यू, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।